हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम आज पढ़ेंगे 3 प्रकार की सामान्य परिभाषाएं जो सॉल्यूशन से संबंधित हैं। समपराश्रयी विलयन, अतिपराश्रयी विलयन और अल्पपराश्रयी विलयन। तो हम परिभाषाएं पढ़ते हैं और इन पर आंकिक प्रश्न एक बार पूछा गया है। तो सुनिए पहले, समपराश्रयी जिसे आप बोलते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन से वाला? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपराश्रयी विलयन। सामान्य सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, आइसो यानी समान, यानी समपराश्रयी यानी बराबर। तो निश्चित ताप पर जब दो विलयन के परासरण दाब बराबर हो, निश्चित ताप बोलना है आपको, निश्चित ताप पर जब दो विलयन के परासरण दाब बराबर हो, समान हो, तो उन्हें समपराश्रयी सॉल्यूशन कहा जाता है, यानी आइसोटोनिक कहा जाता है। तो समपराश्रयी विलयन किसको बोलेंगे कि निश्चित ताप पर जब दो विलयन के परासरण दाब बराबर हो तो उन्हें समपराश्रयी विलयन कहा जाता है। और ऐसे विलयन में ध्यान देना कि विलय कण और विलायक के कणों का आदान प्रदान नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशन में विलय के कण भी आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं और विलायक के कण भी इंटरचेंज नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अब अतिपराश्रयी की बात कर लेते हैं, जिसे आप हाइपर बोलते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अतिपराश्रयी विलयन। तो आप बोलना, दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में, दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे की तुलना में उच्च हो। पहले आपको दो बोलने पड़ेंगे, दोनों में तुलना करनी पड़ेगी। दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे की तुलना में उच्च हो, उसे अतिपराश्रयी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखना, दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे की तुलना में उच्च हो, उसे अतिपराश्रयी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। फिर बारी आती है अल्पपराश्रयी की। तो पहले वाली परिभाषा है उससे मिलती जुलती है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटोनिक। ये वाला हाइपर, तो ये वाला हाइपो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दो भिन्न भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे की तुलना में निम्न होता है, दूसरे की तुलना में निम्न होता है, उसे अल्पपराश्रयी विलयन कहा जाता है। और आपके समपराश्रयी पर एक बार एक आंकिक प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया था। तो आंकिक प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछा गया वो सुन लीजिए। प्रश्न क्या था? प्रश्न था 4% यूरिया विलयन। कौन सा? 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक। 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक, एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12%, एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए है, उस ए के 12% विलयन का, दूसरे वाला सॉल्यूशन है तो वो 12% है, और उसके 12% विलयन का समपराश्रयी है। शर्त यहां पर दी हुई है, कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी कि आइसोटोनिक है, और इससे हमारा आंकिक प्रश्न हल हो जाएगा। आंकिक प्रश्न में यह बात आपको ध्यान में रखनी है, कहीं आइसोटोनिक हो सकता है, हाइपरटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक हो सकता है, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या होगा, और उससे फिर हम ये आसानी से और आंकिक प्रश्न को हल कर पाएंगे। समपराश्रयी है तो यौगिक ए का अणुभार ज्ञात करो। प्रश्न को समझिए पहले तो। 4% यूरिया सॉल्यूशन दिया गया है और वो एक अन्य कार्बनिक यौगिक कोई ए है, उस ए के 12% का बनाया हुआ सॉल्यूशन है, उसका समपराश्रयी है।
यानी यूरिया का 4% वाला सॉल्यूशन एक अन्य कार्बनिक यौगिक है उसका आप 12% बना के ले आओ, और वो 4% और वो यौगिक 12% दोनों आपस में समप्रासनी है। तो यौगिक ए का अणु सूत्र जो ए जिसका 12% सॉल्यूशन बना हुआ है उस यौगिक ए का आपको अणुभार ज्ञात करना है। तो अणुभार ज्ञात करना है, याद रखना समप्रासनी दिया है, इसमें प्राशन दाब का जिक्र है तभी तो, यानी प्राशन दाब के आधार पर तो समप्रासनी, अतिप्रासनी, अलोप्रासनी होते हैं प्राशन दाब के आधार पर। तो हम प्राशन दाब का फॉर्मूला काम में लेंगे। तो आप आंसर लिखते समय इसको अपनी मेन कॉपी में कैसे हल करोगे, आप लिखोगे प्राशन दाब पाई बराबर, प्राशन दाब पाई बराबर WBRT, W के पैरों में B लिखोगे, RT लिखोगे, फिर बटे में MB और V लिखोगे। प्राशन दाब पाई बराबर WBRT बटे में MBV। अब WB क्या है, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ जो आप ऊपर से उसमें घोल रहे हो, विलेय पदार्थ का भार, यानी भार हो सकता है ग्राम में हो, किलोग्राम में हो, प्रतिशत मात्रा भी दी हुई हो सकती है, जैसे यहां प्रतिशत मात्रा दी हुई है वो विलेय भार की है। यूरिया को आप पानी में घोल के और फिर यूरिया सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसकी मात्रा 4% है, तो विलेय पदार्थ यहां पर 4 आपके प्रतिशत हो जाएगा, 4%। कौन सा, WB, यहां पर WB विलेय पदार्थ का भार है 4% है। MB याद रखना, MB इसी विलेय पदार्थ का अणुभार है। तो विलेय पदार्थ का अणुभार, और विलेय पदार्थ कौन सा है बताया मैंने, यूरिया है, और यूरिया का अणुभार निकालो तो ध्यान रखना यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, यूरिया का सूत्र NH2CONH2। तो आप याद रखना नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और इधर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो इनसे निकालोगे तो याद रखना ये 60 बनता है। कितना बनता है अणुभार, इसका अणुभार नाइट्रोजन का 14 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो यहां हाइड्रोजन 2 है, और इकट्ठा करूं तो यूं देख लो, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 का 28 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहां तो हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो गया। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। टोटल आप इन परमाणुओं का जो अणुभार है वो ज्ञात करोगे, 60 बनता है। तो यूरिया यौगिक का अणुभार 60 हो जाएगा। तो हम अणुभार काम में ले लेंगे इस MB के स्थान पर। और V वॉल्यूम, आयतन, और आयतन ध्यान देना यहां प्रतिशत मात्रा दी हुई है तो आयतन हम 100 ml मान लेंगे। कितना, 100 ml, यानी V = हो जाएगा 100 ml, ठीक है ना। R गैस नियतांक होता है, यहां तो परसेंट मात्रा दी हुई है और कुछ दिया नहीं है तो हमें R की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। T परम ताप होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो भी हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम हल करते हैं। तो याद रखना, पहले मैं यूं बताता हूं कि एक 4% यूरिया सॉल्यूशन एक अन्य कार्बनिक यौगिक, एक वाला तो ये सॉल्यूशन होगा 4% यूरिया वाला, एक और दिया है यौगिक ए का 12% सॉल्यूशन, वो दूसरा दिया है। तो मैं यूं कर लेता हूं आपको समझाने के लिए कि पहले मैं पाई 1 मान लेता हूं, यानी यूरिया वाला सॉल्यूशन है उसका प्राशन दाब पाई 1 से दर्शा देंगे। फिर कार्बनिक यौगिक ए है उसके 12% मात्रा है, उसका प्राशन दाब निकाल लेंगे, वो हम पाई 2 से दर्शा देंगे। तो पहले पाई 1 में हम रखते हैं WB का मान 4%, यहां WB का मान 4 आ जाएगा, और इंटू R की वैल्यू नहीं रखूंगा, T की नहीं रखूंगा, जरूरत भी नहीं है, बटे में MB यानी यूरिया है, तो यूरिया है तो विलेय पदार्थ यूरिया हो गया, और विलेय पदार्थ का अणुभार 60 बनता है, तो यूरिया MB के स्थान पर आ जाएगा 60 इंटू V वॉल्यूम, याद रखना प्रतिशत मात्रा दी हुई है तो वॉल्यूम हम 100 ml 100 ml मान लेंगे, 100 ml लगा दिया। अब दूसरा कोमासिक, नीचे जगह नहीं है यहां लिख देता हूं, यहां लिखूंगा तो दूसरा कौन सा है, दूसरा मेरे पास यौगिक A है और उस A का 12% सॉल्यूशन है, कितना 12%, तो मैं बोलूंगा पाई 2 बराबर, ठीक है ना, पाई 2 बराबर वही WBRT बटे में MBV। तो यहां W जो B है उसकी मात्रा यानी 12%, तो लिखूंगा 12 इंटू R की R वैल्यू नहीं जरूरत लिखने की, T की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बटे में यहां ये वाला सूत्र लगाना है तो, और यहां याद रखना MB, इस पर हमें याद रखना, इस वाले में दूसरे में तो पूछा है
कि उसकी 12% मात्रा दी है, उसका उस यौगिक ए का अणुभार ज्ञात करो। तो उसका तो हमें यहाँ एमबी ज्ञात करना है, तो यहाँ एमबी को मैं लिखूंगा, वो तो ज्ञात करना है। और वी वॉल्यूम मैंने बता दिया, दोनों सॉल्यूशन का आप 100 ml लेना, प्रतिशत मात्रा के हिसाब से यहाँ 100 ml ले लेंगे, 100% वॉल्यूम ले लेंगे। तो अब इनको हल करेंगे। तो एक बात सुनिए, हल करोगे तो कैसे करोगे कि 4% यूरिया सॉल्यूशन एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% सॉल्यूशन का समपराश्रय है। समपराश्रय अभी पढ़ के आए हैं कि दो जो विलयन है और उन दोनों के पराश्रय दाब बराबर हो तो ही समपराश्रय होते हैं। तो फिर पाई 1 को पाई 2 के बराबर रखूंगा, क्योंकि शर्त दे रखी है हमें समपराश्रय। समपराश्रय देते तो दोनों फार्मूलेज को आप बराबर रख दीजिए, बराबर रखिए, दो जो वैल्यू कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दीजिए। तो समपराश्रय आप लिखोगे दोनों विलयन समपराश्रयी हैं, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए पाई 1 बराबर पाई 2, दोनों सॉल्यूशन समपराश्रयी हैं, इसलिए प्रश्न के अनुसार पाई 1 बराबर पाई 2। तो पाई 1 के बराबर पाई 2 रख देंगे। तो मैं यहां यूं कर देता हूं समझाने के लिए, ठीक है ना। जैसे पाई 1 बराबर पाई 2, तो पाई 1 की वैल्यू तो ये हो गई, ये बराबर का निशान यहां गया, और पाई 2 की वैल्यू यहां हो गई। जगह नहीं होने की वजह से यही कर रहा हूं। अब यानी इसमें बराबर के बाद में कैंसिल होने वाली राशि देख लीजिए, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है ना। और ये काट कर छोटा कर लेगा, चलो इससे बड़ा रहने दें। यहां तो बच गया 4/60 बराबर 12/MB। कितना बच गया, 4/60 बराबर 12/MB। और MB क्या था, यौगिक ए का अणुभार है, वो हमें ज्ञात करना है। तो वज्र गुणा कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो वज्र गुणा करूंगा तो MB बराबर, देखिए MB बराबर क्या आ जाएगा, MB बराबर अपना आ जाएगा ये 60 × 12 और बटे में कितना 4 आ जाएगा। 4 को इस 12 को 4 से कैंसिल करें तो 4 तिया 12, ये आ गया। अब 60 × 3 बचा है तो आ गया 180। तो यौगिक ए है, उसका अणुभार 180 यानी 180 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको ये हल कर लेना है। एक अन्य अंकित प्रश्न और देख लीजिए आप। जैसे प्रश्न है शर्करा, और शर्करा का हमें मोलर द्रव्यमान जैसे दिया हुआ है 342। शर्करा का 5% विलयन, शर्करा का 5% सॉल्यूशन है, और विलयन एक अन्य अज्ञात विलेय के 1% विलयन का समपराश्रयी है। तो अज्ञात विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है शर्करा है जिसका मोलर द्रव्यमान 342 दिया है, इसका 5% सॉल्यूशन है, और वो एक अन्य अज्ञात कोई विलेय पदार्थ सॉल्यूट के 1% सॉल्यूशन का समपराश्रयी है। कौन सा है, समपराश्रयी। तो अज्ञात विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान यानी MB, जिसे अणुभार आप बोलते हो, वही हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न देखिए के अनुसार दो सॉल्यूशन है, शर्करा का 5% सॉल्यूशन अज्ञात के 1% सॉल्यूशन के समपराश्रयी है। तो यहां प्रश्न अनुसार पाई 1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूं। जैसे पहले आपको बता दूं मैं कि सूत्र लगाएंगे WBRT बटे में MB और V, ठीक है। WB विलेय पदार्थ ऊपर से बोलते हो, वो वाला कौन है, शर्करा है 5%। तो यहां तो आ जाएगा, इसी लिख देता हूं WB की वैल्यू 5, और यहां R, यहां T, और यहां ध्यान देना MB द्रव्यमान
दिया है शर्करा का कितना 342, यहां आ जाएगा 342 और ये 100 कर लेंगे ml यानी V आयतन 100। एक बात और सुन लीजिए, ऐसे हमें परसेंट वाले क्वेश्चन दे तो यहां जो हमने वॉल्यूम माना है लीटर मिलीलीटर में, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहां 1000 और लगाते हैं। तो आप लगा लोगे तो भी सही है, ना लगाओगे तो भी सही है, क्योंकि यहां सारा कुछ परसेंट पे चल रहा है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी लीटर से मिलीलीटर और मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1000 लगाने की वैसे आवश्यकता है नहीं। अगर लगाओ तो गलत नहीं है, लगा लेना सही है, और ना लगाओ तो भी चलेगा वो तो। अब दूसरा पाई 2 की बात कर लेता हूं। 1% सॉल्यूशन है तो यहां पाई 2 की बात करूं तो मतलब W जो V है उसकी वैल्यू 1, तो यहां लिखूंगा 1 और इंटू R सेम का सेम इंटू T भी सेम का सेम, और यहां जो हमें MB है वो तो ज्ञात करना है, और ये वाला तो आयतन 100 हो जाएगा और लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगा देंगे। अब समप्राश्री है तो दोनों सॉल्यूशन बराबर हो जाएंगे, यानी पाई 1 बराबर पाई 2। तो प्रश्न के अनुसार पाई 1 बराबर पाई 2 हम लिखें तो ध्यान देना कि 5 इंटू R इंटू T और उसके बाद में 342 और 100 और यहां 1000 और बराबर ये दूसरा लगा दूंगा। पाई 1 की वैल्यू ये रही तो पाई 2 की वैल्यू बराबर में ये आ गई, और अब कैंसिल होने वाली चीजें कैंसिल कर देंगे, जैसे R से R कैंसिल, T भी कैंसिल, 100 भी कैंसिल, 1000 भी कैंसिल, और बचा क्या 5/342 बराबर 1/MB। तो 5/342 बराबर 1/MB, ये हमारे पास बच गया। अब इसका वज्र गुणा हम कर देंगे, और वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास MB इजिकल टू क्या आ जाएगा, MB इजिकल टू आ जाएगा 342/5 आ जाएगा। तो ये आपके 68 पॉइंट और कुछ प्राप्त होगा, ठीक है ना, 68 पॉइंट और कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये करूं तो 5 का 30 68.4 होता है वैसे एक्यूरेट, तो 68.4 और हमें इसका अनुभार MB प्राप्त हो जाएगा 68.4। यहां अनुभार को आप किसी रूप में ले सकते हो, जैसे ग्राम बोल सकते हो, कोई इकाई है तो नहीं, परसेंट वैल्यू है तो आप इसे ग्राम बोल देना। 68.4 ग्राम और जो अज्ञात पदार्थ है उसका अनुभार प्राप्त हो